हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश राणा। वेलकम यू ऑल इन योर चैनल गुल्लक फाइनेंस। अगर आपका एज बैंड 45 से 60 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस एज बैंड में आप करियर के पीक में रहते हैं, आपका इनकम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन साथ में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहता है। आपका खुद का घर बनाना होता है या खरीदते हैं, बच्चों के हायर स्टडीज़ का एज आ जाता है या फिर उनके शादी का एज हो जाता है। बहुत बार तो ये कन्फ्यूजन आता है कि हम बच्चों का हायर स्टडीज़ करवाएं या अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करें, कौन सा स्टेप्स लें। और ये कन्फ्यूजन में बहुत बार आप डिसीजंस लेने में हिचकिचाते हैं, बहुत सारे आपको दिक्कत होती है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का, ये सारे डिलेमा का जवाब मिलने वाला इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 पॉइंट्स में देखेंगे कि अगर आपको अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो आपको क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, फाइंड आउट द करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस। आप अभी 45 से 60 के एज बैंड में है, मतलब ऑलरेडी आपने 20 से 25 साल या 30 साल अपने करियर का स्पेंड कर चुके हैं। इस ड्यूरेशन में आपने बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए होंगे, जो बहुत सारी चीज़ें सही भी होगा, कुछ चीज़ें उसमें से गलत भी होगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए और वहाँ से फाइंड आउट कीजिए कि आपने क्या-क्या डिसीजंस लिया, उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आपका इन्वेस्टमेंट्स कहाँ-कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में कितना है, बैंक्स में कितना है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट्स, ये सारी जगह पे कितना है। आपका लोन कौन-कौन सा है और वो लोन कितने हैं। यहाँ से आपको एक डायरेक्शंस मिलेगा। ये इस चीज़ को एक प्रॉपर एक लिस्ट बना लीजिए। आपका एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। अगर आपका एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से तो आप एक अच्छे पोजीशंस पे हैं। लेकिन अगर आपका लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो कहीं न कहीं आप थोड़ा एक डेंजर सिचुएशंस में हैं। आपको आगे का कदम थोड़ा और सँभल के लेना पड़ेगा। ये आपको एक आगे का डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 2, नोट डाउन योर इनकम एक्सपेंडिचर एंड फाइंड आउट द फ्यूचर नीड्स। अब आपको सेकेंड स्टेप में ये कैलकुलेट करना है कि आपका इनकम कहाँ-कहाँ से आ रहा है, आपका सैलरी इनकम कितना है, बिजनेस कितना है या फिर रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी इनकम, किस तरह का आपका इनकम आ रहा है, कितना स्ट्रीम से इनकम आ रहा है और उसका खर्चा कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। कौन-कौन से आपके बड़े खर्च हैं, कौन-कौन से छोटा खर्च है, कौन-कौन से ऐसे खर्च हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्च होंगे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते या आने वाला में एक बड़ा खर्च होने वाला है, तो वो सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। आप अपने फ्यूचर नीड्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि आप रिटायरमेंट्स के बाद कहाँ पे रहने वाले हैं, जो करंट वर्किंग सिटी है वहाँ पे रहने वाले हैं या फिर आप होम टाउन में रहने वाले हैं, आपका वहाँ पे खुद का घर है, नहीं है, किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीने वाले हैं रिटायरमेंट्स के बाद, आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं या एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं। ये सारे चीज़ फाइंड आउट कीजिए, किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीजिएगा, उसमें कितना खर्च होगा। ये सारे फाइंड आउट्स करने पर आपको एक करंट सिचुएशंस पता चलेगा और जो भी रिजल्ट्स आए, अगर आपका रिजल्ट्स अच्छा आता है, मान लीजिए आपका एसेट्स पहला स्टेप ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, दूसरे स्टेप्स में भी इनकम आपका ज़्यादा है, खर्च कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, आपका लायबिलिटी साइड ज़्यादा है या खर्च ज़्यादा है या जितना इनकम है उतना ही खर्च हो रहा है, इक्वली पे आप पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट जो भी हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस है। आपका ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी आप एक स्टेप ले सकते हैं, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर काफ़ी स्मूथ होगा, काफ़ी फाइनेंशियली आप साउंड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए अभी का लास्ट चांस है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एक और गलती करें। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल कोच का हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू योर प्रोटेक्शन स्टेटस। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को चेक कीजिए कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले लिए हैं वो एडिक्वेट है अभी करंट सिचुएशंस और आने वाले टाइम्स के अकॉर्डिंग्स या नहीं। अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो आप एक्स्ट्रा उस पर टॉप अप ले सकते हैं, सुपर टॉप अप ले सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय किया है तो ये बहुत ही हाई टाइम है, आपको अब बाय कर लेना चाहिए। अब आपका अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हाँ मैं पैसा बचेगा तो करूँगा, नहीं करूँगा, ये इस तरह का कोई भी बहाना अब आपको नहीं चलेगा। और उसमें भी अगर आपने 50 का एज बैंड क्रॉस कर चुका है तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर आपने 50 का एज क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है। तो क्या इसके डर से लेना छोड़ दें? नहीं। हो सकता है आप 20 लाख 25 लाख या ज़्यादा का नहीं ले सकते, लेकिन जितना का अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपका फाइनेंशियल अलाउ करता है,
5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का उतना का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाय करें। कुछ नहीं से कुछ ना कुछ तो बेटर होता है, जो आपको एक फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ में आप अपने हेल्थ पे थोड़ा डेली रूटीन पे ध्यान दें। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपका बदले में आपका फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, लेकिन जो वो पेन होता है हेल्थ का, वो आप ही को सहना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने थोड़ा डेली लाइफस्टाइल में चूज कीजिए। आप अपने हेल्थ को अब थोड़ा धीरे धीरे और प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। थोड़ा डाइट्स पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें से आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे बेटर होगा और आपका हेल्थ भी बेटर होगा। क्योंकि जब तक आपका हेल्थ है, आपके पास हो सकता है अभी हजारों प्रॉब्लम्स होगा, जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ, जिस दिन आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम आ गया उस दिन वो एक प्रॉब्लम उस हजारों प्रॉब्लम्स के ऊपर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए अपना हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4, टर्म प्लान्स। आपको अपना एग्जिस्टिंग टर्म प्लान्स को रिव्यू करना है कि क्या वो प्रॉपर कवरेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो कवरेज नहीं दे रहा तो उसके ऊपर आप सुपर टॉप अप ले सकते हैं, या फिर आप एक दूसरा टर्म प्लान भी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोई टर्म प्लान नहीं लिया है तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि अब मैं और डिले करूं। रिसेंटली मेरा डिस्कशन एक क्लाइंट के साथ में हो रहा था, और ड्यूरिंग द डिस्कशन पता चला कि उनके पास भी कोई टर्म प्लान नहीं है। तो मैंने उसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि क्या होगा अगर आप कल के डेट में नहीं रहे, कल आपका कुछ हो जाता है। उनका जवाब कुछ नहीं था, क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो उस दिन चले गए और उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मेरे पास कुछ नहीं था मेरे फैमिली को देने के लिए अगर मुझे कुछ हो जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि उनके पास 2 करोड़ रुपया मिलेगा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। पॉइंट नंबर 5, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपने ऑलरेडी रिटायरमेंट प्लानिंग करके रखा है और वो उसको चला रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो ये बहुत ही हाई टाइम है कि अब आपको शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि हर एक दिन, जितने भी दिन, महीना, साल गुजर रहे हैं, इसके साथ साथ में आपका रिटायरमेंट का सिचुएशन और बद से बदतर होता जा रहा है। होगा क्या, या तो आपको फिर आपका करियर को थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ दिन और काम करना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद। तो इसीलिए अभी भी समय गुजरा नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं अब, लेकिन आपको एग्रेसिव वे में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट्स है, उसके साथ में आप कहाँ रहने वाले हैं, कितने खर्च होगा, इसके बेसिस पे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जरूरत पड़ता है तो एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए, लेकिन कीजिए। उसके साथ में बहुत बार कंफ्यूजन ये आता है कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करूं या फिर मेरे बच्चे का हायर स्टडीज का भी एज आ गया है, उसके लिए जाना है, तो मैं उधर पैसा दूं या अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करूं। तो यहाँ पे आपको अपना रिटायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना, सबसे पहला महत्व आपको रिटायरमेंट को देना है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन अवेलेबल है सस्ते रेट में, लेकिन आपका रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देने वाला, वो आप ही को ही करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे करें। बट एजुकेशन लोन अवेलेबल है, तो वो उसके एजुकेशन लोन की हेल्प से वो हायर स्टडीज कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, अ होम टू लिव योर रिटायरमेंट लाइफ। अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग घर है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके पास अब तक नहीं है तो ये बहुत हाई टाइम है कि आपको अपने लिए या तो घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर घर बनवाने के बारे में। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद कहाँ पे रहने वाले हैं, और उस एरिया में अभी से घर बनाना शुरू कर दीजिए या घर लेने के लिए देखना शुरू कर दीजिए। अगर और आप इसके लिए होम लोन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका होम लोन रिटायरमेंट से पहले पहले खत्म हो जाए। रिटायरमेंट के बाद कोई भी लोन किसी तरह का नहीं होना चाहिए आपका, या होम लोन या और भी दूसरा लोन नहीं है, ताकि आप रिटायरमेंट लाइफ अपना पीसफुली जी सकें। बहुत लोग करते ये हैं कि रिटायरमेंट्स का पैसा को रखते हैं घर बनाने के लिए, जनरली करते हैं, बहुत सारे लोग मैक्सिमम ये करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, उसमें आपका रिटायरमेंट लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता। आपको इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर होना है कि रिटायरमेंट लाइफ का पैसा सिर्फ मैं रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज़ करूँगा। घर बनाना, ये सारी चीज़ें आपको रिटायरमेंट से पहले पहले ख़त्म कर देना है, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद आराम से एक पीसफुली लाइफ जिए। पॉइंट नंबर 7, डोंट अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। जनरली जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता चला जाता है, हमारा लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे अपग्रेड होता चल जाता है और हमें पता नहीं चलता है। और मज़ेदार की बात यह है कि बढ़ते इनकम के साथ में सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता है, ना हमारा सेविंग बढ़ता है, ना ही इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रेशराइज होकर के कराना पड़ता है, लेकिन लाइफस्टाइल खुद ब खुद बढ़ जाता है। और फिर जब आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है तो आपके ऊपर एक मोरल और एक सोसाइटी प्रेशर आ जाता है कि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलने के लिए।
और फिर आप उसी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करते रह जाते हैं। फिर चाहे इंटरनली आप कितने भी दुखी हों, लेकिन आपको सोसाइटी में दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे पास ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्रैप में मत फंसिए। अपने लाइफस्टाइल को उतना ज़्यादा अपग्रेड मत कर लीजिए कि आपको आने वाला टाइम में दिक्कत होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक लिमिटेड कैश फ्लो होगा और उसी कैश फ्लो में आपको अपना रिटायरमेंट लाइफ जीना है। जो लाइफस्टाइल अभी आप देख रहे हैं या जी रहे हैं, वही लाइफस्टाइल इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ने वाला है। और उन्हें अगर शुरुआती से एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल का आदत लग जाएगा, तो बात वही है कि फिर वो वहाँ से डाउन होना में बहुत दिक्कत आएगा। फिर वहाँ से वो आप ही जाएंगे, अपना लाइफस्टाइल को बढ़ाएंगे ही, वो वहाँ से नीचे नहीं आने वाले हैं। जो आने वाले टाइम में उनके लिए एक स्ट्रगल का पॉइंट्स होगा। तो इसलिए अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सोच समझ करके बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू एडिशंस लग रहा हो तो उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनका एज बैंड 45 से 60 के बीच में है, क्योंकि वो फीलिंग अलग होता है जब लोग आपसे ये बोलते हैं कि आपके एक एडवाइस की वजह से मेरे बच्चे का शादी हो गया, या फिर वो अपने जो ड्रीम कॉलेज था उसमें जाकर के स्टडी कर रहा है, या फिर मेरा घर बन गया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।